Hi everyone, today we are starting a new chapter of physics that is gravitation. Chapter number 3 gravitation. Firstly, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि gravitation क्या होता है. तो gravitation एक फिनोमिना है जिससे दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. किस वजह से? क्योंकि उनके masses डिफरेंट होते हैं. So if we take definition, it's gravitation is the phenomena of attraction between two bodies by virtue of their masses. जब दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी पे आके स्टिक हो जाते हैं. वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स का मास है वो बहुत ज़्यादा छोटा है हमारी बॉडी की कंपैरिजन में. तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो छोटे से मास को अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से वो आके हमारी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दो बॉडीज़ ली है, एक का मास है m1 और दूसरी का मास है m2. अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है. क्यों कर रही है? ग्रेविटेशन की वजह से कर रही है. ये जो फिनोमिना है ये कहलाएगा ग्रेविटेशन. बट इफ़ यू नोटिस मैंने यहाँ पर एरो लगाए हैं और F भी लिखा है, मतलब F फॉर फोर्स. एंड विच फोर्स? इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. अब जिस फोर्स की वजह से ये दोनों बॉडीज़ अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, वो फोर्स कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स. रिमेंबर, जो फिनोमिना है अट्रैक्शन का वो कहलाएगा ग्रेविटेशन, और जो फोर्स है जिसकी वजह से ये दोनों अट्रैक्ट हो रही हैं वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स. सो व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़. एंड व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? इट इज़ द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ बाय वर्चू ऑफ देयर मासेस. स्टार्टिंग की डेफिनेशन सेम है बट फिनोमिना में बाय वर्चू ऑफ देयर मासेस भी आ गया है. अंडरस्टूड? ग्रेविटेशन जो है वो सिर्फ एक फिनोमिना है. इट्स जस्ट अ फिनोमिना. बट व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, now let's talk about one more interesting term in this chapter, that is gravity. Gravity is the force of attraction between the earth and any other body. मतलब कोई भी बॉडी और अर्थ के बीच में वो लगने वाला फोर्स ग्रेविटी है. बट अब आप सोचेंगे ऊपर भी तो यही था ना, दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स लग रहा था, लेकिन मैंने उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोला. बट लेट मी टेल यू, बोथ आर टोटली डिफरेंट. उसमें ऊपर कोई भी दो बॉडीज़ लेनी थी हमने और उनके जो फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था. बट हेयर इन ग्रेविटी अमंग दोज टू वन बॉडी शुड बी अर्थ. एक बॉडी अर्थ होनी चाहिए, दूसरी कोई भी कुछ भी हो सकता है. मतलब अगर अर्थ और किसी और बॉडी, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रही है तो वो ग्रेविटी है. जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी है. ठीक है, अगर हम ऊपर से फिर से देखें, जो फिनोमिना है अट्रैक्शन का दो बॉडीज़ के बीच में वो कहलाएगा ग्रेविटेशन. किसकी वजह से होता है? उन दोनों बॉडीज़ के मासेस की वजह से. जैसे कि हमारी बॉडी पर आके डस्ट पार्टिकल्स स्टिक हो जाते हैं. सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में. देन लास्ट आता है ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी, बट वो जो दो बॉडीज़ के बीच में लग रहा है उनमें से एक बॉडी अर्थ होना चाहिए. ठीक है, अगर किसी भी चीज़ पे फोर्स लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो वो ग्रेविटी है. अगर नॉर्मली किसी भी दो चीज़ों पे फोर्स लग रहा है आपस में तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ मीन्स किसी ने लॉ बनाया और वो यूनिवर्स में अप्रूव हो गया कि हाँ ये ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में ठीक है. तो हियर इज द लॉ. इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So, for instance, let's take two bodies of masses m1 and m2. Let's read. Every body attracts every other body with a force. ये एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मासेस के प्रोडक्ट के. हमने यहाँ पे फोर्स को F से डिनोट किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों की मासेस के प्रोडक्ट के. तो इनके मास है m1 और m2, तो उनका प्रोडक्ट m1 इंटू m2. तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2. डन. नाउ ये हमने लिख लिया जो भी था. attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses. लिख लिया. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m1 और m2 के. अब आगे बढ़ते हैं. एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब फोर्स जो है वो किसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. किसके? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. जो इन दोनों के बीच का स्क्वायर है, बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के.
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। अब हम लेट कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ इट इज़ गिवन दैट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है तो मतलब 1 अपॉन हो जाएगा रेसिप्रोकल में r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो था वो r था, पर लॉ में है कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो वो स्क्वायर हो गया r का। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, अगर m1 इंटू m2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर। अब ये जो साइन है ये किस चीज़ का है? ये प्रोपोर्शनैलिटी का है। अब हम इसे हटा के इक्वल्स टू बनाना है। अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल्स टू लाना होता है तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो हमने इसीलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया कैपिटल G। बाकी एज इट इज़ आ गया G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अब जो यहाँ पर G है ये क्या है? ये कांस्टेंट है, पर हम इस G को कहते क्या है? इस कांस्टेंट को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेट्स रीड अगेन। दो बॉडीज़ ली हमने, मास m1 और m2 की, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r था। अकॉर्डिंग टू लॉ f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, तो दोनों मासेस m1 और m2 का प्रोडक्ट लिया और उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख दिया हमने f के। सेकेंड लिया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस था r और उसका स्क्वायर हुआ तो r स्क्वायर हो गया, तो हमने उसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रख दिया। अब क्या हुआ, हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो m1 इंटू m2 न्यूमरेटर बन गया, कंबाइन किया वो न्यूमरेटर बन गया और नीचे r स्क्वायर डिनोमिनेटर। अब ये जो साइन आ रहा था प्रोपोर्शनैलिटी का, हमें इसे भी हटाना था, लेकिन जब हम इसे हटाएंगे तो इक्वल्स टू में कन्वर्ट करेंगे जब इस साइन को, तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया जी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फाइनली हमारी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई F इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पे F जो है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स, m1 और m2 किसे रिप्रेजेंट करते हैं? masses of those two bodies। और इस G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। रिपीट इट अगेन, 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की जो हमें पढ़नी है। लेट्स स्टार्ट। First property is it is always attractive in nature। It simply means कि वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ attract करती है। Okay, so next property of gravitational force is it is a central force। And what is central force? It is basically that force which points from the particle directly towards a fixed point in space or center। So let us take Earth and the center of Earth. So gravity will be exerted from this point marked O. That is why it is called a central force. Now next property is that it depends on the masses of the objects। ये objects के masses पे depend करती है। And last thing to remember about properties of gravitational force is that it follows inverse square law। That's it. And now let's try some questions। So here's the first question. It is, calculate the force of gravitation due to Earth on a ball of mass 1 kg lying on the surface of Earth, given mass of Earth and radius of Earth। So we have to use these both the values of mass of Earth and radius of Earth during the calculation of our आंसर। हमें न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले क्या करना होता है कि जितनी भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे एक साइड नोट करना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ बॉल, हम उसे m1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 kg। सेकेंड, मास ऑफ अर्थ रिप्रेजेंटेड बाय m2 6 इंटू 10⁻24 kg। थर्ड, रेडियस ऑफ अर्थ जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से, जिसकी वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर्स। अभी किलोमीटर्स है, हम इसे मीटर्स में चेंज करेंगे, तो मीटर्स में चेंज करने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे बन जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। नाउ जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, m1 की प्लेस पे 1, m2 की प्लेस पे m2 की वैल्यू और r स्क्वायर में 6.4 इंटू 10⁻6 रख के स्क्वायर। नाउ 6.67 और 6.4 अप्रॉक्स सेम वैल्यूज़ हैं,
बहुत हल्का सा डिफरेंस है, तो हम 6.67 से 6.4 को कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली 6 और 6.4 में 0.4 का डिफरेंस है, तो हम इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिजिक्स में इतनी कैलकुलेशंस हम रफली कर सकते हैं। तो फाइनली वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 10⁻13 अपॉन 10⁻6 एंड 10⁻6, इट्स 10⁻12। नाउ 10⁻12 और 10⁻13 को सॉल्व करके आएगा 10 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास आ गई है 10 न्यूटन, और हमें फोर्स ही कैलकुलेट करनी थी। अब हम अगर बिल्कुल पॉइंट वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.8 न्यूटन। हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्टिंग इन नेचर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज Kepler's law. First law states that planets move in an elliptical path around the sun called orbits. What is elliptical path? Elliptical is from ellipse, which is a shape similar to an egg. Let us assume there is a planet revolving in the shape of ellipse, and let sun is situated at one of the foci of this ellipse. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये जो एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा प्लैनेट, इस ही एलिप्टिकल पाथ को कहेंगे हम ऑर्बिट. नाउ second law of Kepler is a bit complicated, so for that firstly let us take a diagram for this law. We will draw the ellipse again, the planet and sun. So second law states that each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the center of the sun to the planet, so join the center of a sun with the planet using a line. So here is the line joining the center of the sun to the planet, swaps equal areas in equal intervals of time. ये equal areas cover करेगी equal intervals of time में. For example t टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद ये planet A से B पे आ जाता है, तो इसने कितना एरिया स्वैप किया? A से B पर आया है थोड़े टाइम में, तो इसने बीच वाला, इन दोनों के लाइन्स के बीच वाला एरिया कवर किया. Alright, now let the same planet at any other point called C and D on the same orbit. Now join the lines C and D with that of the sun. अब हम क्या नोटिस करते हैं कि जो C से D जाने में एरिया कवर हुआ है, उतना ही एरिया A से B में जाने में कवर हुआ है. मतलब सेम टाइम में सेम एरिया कवर हो रहा है. हम इसे A1 बोल देते हैं और इसे A2 बोल देते हैं. फाइनली हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि A1 A2 के इक्वल है, मीन्स A से B में जाने में भी वही एरिया कवर किया और C से D में भी. तो कैप्लर्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सन टू द प्लैनेट्स स्वैप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. आई होप ये अब क्लियर है कि A से B तक का डिस्टेंस, A से B तक पहुंचने में उसने जितना एरिया कवर किया उतना ही एरिया उसने C से D तक पहुंचने में कवर किया, और टाइम कितना लगा दोनों में? सेम टाइम में इक्वल एरिया कवर किया है. ऑलराइट, नाउ वी हैव टू स्टडी Kepler's थर्ड लॉ. सो इट स्टेट्स दैट क्यूब ऑफ डिस्टेंस of a planet from sun is directly proportional to the square of the time it takes to move around the sun. What does this mean? Numerically, we can express it as r cube is directly proportional to t square, where r is the distance and t is time. R is distance of a planet from the sun. Okay, next topic that we have to study is free fall. So when a body falls freely from a height and moves only under the action of gravity, then it is called free fall. मीन्स जब कोई बॉडी ऊपर से गिरती है और उसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही होती है, जब ग्रेविटी काम करती है तो कोई भी बॉडी नीचे ही गिरती है, तो उसे हम फ्री फॉल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, अब मैं इसे अगर ड्रॉप करूँगी तो ये नीचे जाएगा ग्रेविटी की वजह से. मैं अगर इसे होल्ड करके रखा है तो ये यहाँ पर है, पर अगर मैं अब इसे ऐसे छोड़ देती हूँ तो ये नीचे आ रहा है. क्यों आ रहा है ये नीचे? क्योंकि इसको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रहा है. ओके, इफ़ यू रिमेंबर ये चाइल्डहुड स्टोरीज़, न्यूटन ने भी एप्पल ऐसे ही न्यूटन के ऊपर जब एप्पल गिरा था तभी उसने भी ग्रेविटी डिस्कवर की थी. क्यों? उसे भी रीज़न पता करना था कि नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है. सो ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ नीचे ही गिरती है.
फोर्स लगता है डाउनवर्ड फोर्स जब कोई चीज़ गिरती है ग्रेविटी के एक्शन की वजह से, तो उसे फ्री फॉल बोलते हैं। वो नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होता है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल g, and the value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. So here's a question for you people to try. A stone is dropped freely from certain height while going down. The acceleration on the body is g, small g. If the stone takes 2 seconds to touch its ground, what is the height? क्वेश्चन में बोला है कि किसी हाइट से एक स्टोन गिरा है जिस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रही है, 2 सेकंड से उसे ज़मीन तक पहुंचने में लगे स्टोन को, तो बताना है कि कितनी हाइट से वो गिरा है। जी लगी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें उसकी वैल्यू पता होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या बोले, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, हम लिख लेंगे। उसके बाद जब हमें पता है कि वो ऊपर से छोड़ा गया स्टोन, जब हम कुछ चीज़ ऊपर से छोड़ते हैं, पहले तो वो रेस्ट पे है ना, हमने होल्ड करके रखी है, फिर छोड़िए। अब उसे छोड़ने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी? ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, क्योंकि हमने उसे होल्ड किया हुआ था। सो ऐसी इक्वेशन जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं, यू टी जी, ऑफकोर्स जी नहीं आता, पर जी की जगह ए आता है क्योंकि एक्सेलरेशन है एक जी भी। तो सेकेंड इक्वेशन में तीनों चीज़ें आती है, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, पर यहाँ पे ऊपर से छोड़ी गई है ना एक कोई स्टोन, तो वहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे हाइट एच आ गया है, और एक ही प्लेस पे जी, एक्सेलरेशन की प्लेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ हमें हाइट फाइंड करनी है, तो एच एज इट इज़, यू क्या है? ज़ीरो, टी 2 सेकेंड्स प्लस हाफ एज इट इज़, जी की प्लेस पे 9.8 इंटू टू की प्लेस पे, सॉरी टाइम की प्लेस पे 2। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 2 ज़ा 0 प्लस हाफ एज इट इज़ इंटू 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4। अब 2 की कटिंग हो रही है 9.8 से, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाती है हाइट की? 4.9 इंटू 4 9 ज़ा 36.1, तो हाइट आ जाती है 19.6 मीटर। सिंपली क्या करना है, इसमें इक्वेशन का यूज़ करना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।